Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so Q&A स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अनोनिमस पर्सन जिनको भी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे किसी का भी फेस याद नहीं है, क्या करूँ? अनोनिमस जी, अगर आपको किसी का फेस याद नहीं है तो पुरानी पिक्चर्स याद होंगी, उनका नाम याद होगा। अगर नाम याद है और आपको उनके साथ रहने पर कुछ फीलिंग का एहसास हुआ था, अगर वो फीलिंग याद है तो उसको दिमाग में रख के आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फोकस ऑन दैट फीलिंग, फोकस ऑन दैट नेम ऑफ द पर्सन जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इमेजिन करिए कि आपके फ्रेंड्स या जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनका नाम लेकर आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि फाइनली दिस पर्सन इज़ देयर इन योर लाइफ। इस तरह से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बृष्टि घोष का, दी परफेक्ट लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए क्या विजुलाइज करूं? मुझे डॉक्टर, लविंग, लॉयल, केयरिंग पार्टनर चाहिए। क्या विजुलाइज करूं? जो आपको चाहिए वो आप विजुलाइज कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ये सारे पर्सन की क्वालिटीज़ को बताते हुए कि भाई क्या बात है बृष्टि, आपने तो डॉक्टर अपनी लाइफ में आपको मिल गया, वो कितना लविंग है, वो कितना लॉयल है, कितना केयरिंग पर्सन है। इस तरह से वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं दैट यू आर सो लकी टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। इस तरह से आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात की फीलिंग पर ज़रूर फोकस करिए कि जब ये लाइफ पार्टनर जो कि आप चाहते हैं, जैसे जैसे उनके अंदर फीचर्स होने चाहिए, जब ये आपके पास आते हैं 3D में तो आपको कैसी फीलिंग का एहसास होता है, उस फीलिंग को भी कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और बृष्टि, एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक कमेंट में मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया, तो नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगला क्वेश्चन है आई एम ब्लेस्ड का, हाई दी सक्सेस स्टोरी। मैंने अपना रिश्ता कैंसिल करा दिया, वो भी जस्ट 3 डेज़ में। पेरेंट्स ने मना कर दिया और मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आया। आई एम सो हैप्पी, बट पेरेंट्स को सैड देखते गिल्ट भी हो रहा है। मैं एक सेल्फिश डॉटर तो नहीं हूँ, बट कोई ना कोई अब सब अच्छा ही होगा। सच में दी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शेयर किया। ये कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि वो लाइफ में मैनिफेस्ट एसपी को करना चाहते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो दूसरे रिश्ते को लेकर आते हैं और वो कई बार उनको डायरेक्टली मना नहीं कर पाते। बार बार ये परेशानी होती है जहाँ पर उनको मना करना पड़ता है, और वो नहीं मना करना चाहते बट ये चाहते हैं कि भाई ये चीज़ ऑटोमेटिकली उनकी 3D से चली जाए। तो ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे आपने क्वेश्चन ये पूछा है कि एसपी को अपने पीछे पागल करना हो तो क्या करें? वो बार बार पास्ट की बातें करके फाइट करता है, मिसबिहेव करता है, हर्ट करता है, माइंड से वो बात नहीं निकलती है। वो फुली लव, रिस्पेक्टफुली बिहेवियर करे, उसके लिए सेल्फ लव पहले करूं या एसपी एफर्मेशन पहले? सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका हमेशा कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। आई एम ब्लेस्ड, ओके। जब भी आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हैं तो उससे आप अपनी इमेज को इम्प्रूव करते हैं। जब आप इमेज को इम्प्रूव करते हैं तो उसमें आप अपने आप को देखते हैं कि आप ऑलरेडी रिस्पेक्टेड हैं। आप देखते हैं कि आपको डिग्निटी के साथ दुनिया जो है वो वेल ट्रीट कर रही है। आप ये देखते हैं कि आप लाइफ में डिजर्विंग बहुत हैं। ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में आती हैं। सेल्फ लव में ये आता है कि दुनिया आपको प्यार कर रही है क्योंकि आप अपने आप में बहुत खुश हो, क्योंकि आप अपने आप से बेहद प्यार करते हो, क्योंकि आप अपने खुद के फेवरेट हो। तो ये दोनों चीज़ें तो साइड बाय साइड होती ही रहनी चाहिए। इसको चाहे आप कोई भी डिज़ायर आपकी अपनी खुद की क्यों ना हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव पर आपको सबसे पहले काम करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक रही बात एसपी की, एसपी तो आप ही के इंटरनल रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप सेल्फ लव पर काम करेंगे, अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, एसपी ऑटोमेटिकली वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करने लग जाएगा। तो अगर वो आपको मिसबिहेव करते हैं, अगर आपके साथ मिसट्रीट करते हैं, हर्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है कि आपके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, जो आप उनके थ्रू अपने लव लाइफ का वैलिडेशन चाहते हो। यानी आपको प्यार उनसे मिले, वो वैलिडेशन आप उनसे चाहते हो। आप अपने आप को पहले प्यार देना चालू करो, वो पर्सन अपने आप रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, वो पर्सन अपने आप केयरिंग हो जाएगा, वो पर्सन अपने आप इस चीज़ का कंसिडरेशन रखने लग जाएगा कि मैं क्या ऐसा ना बोलूं जिससे मेरी पार्टनर को दुख पहुंचे। तो ये अपने आप चीज़ें होने लग जाएंगी। इसलिए सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं ANG छावन का,
थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने मेरी लाइफ चेंज की है। मेरे अंदर अब एक भी सवाल नहीं बचा है। मैं जल्दी ही मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ। बस एक बात बता दीजिए, आपने इतना अच्छा इंग्लिश और हिंदी बोलना कहाँ से सीखा? ओके मुझे लगा कोई बहुत ही एक या तो सक्सेस स्टोरी आ रही है या कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड था। बट थैंक यू, आप इतना इतना समझते हैं मुझे कि हाँ मेरी इंग्लिश और हिंदी अच्छी है, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती हूँ। आई एम स्टिल अ लर्नर, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। एंड दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस। आप डे इन डे आउट चीज़ों को लर्न करते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर, इट बिकम्स योर नेचुरल हैबिट। तो कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग वॉट यू हैव लर्न, सो दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू गिव यू वॉट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं श्री का। मैम मेरे पार्टनर और मैं डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आई वॉन्ट कि ही कम टू माई प्लेस एंड वी लिव टुगेदर एंड उनका जॉब रिलेटेड कंपनी असम में नहीं है। फिर भी मैं मैनिफेस्ट करना है उनका जॉब असम में हो जाए प्लस रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाए, तो क्या करना चाहिए? वेल विवा जी, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो आपका एंड गोल है उसको इमेजिन करिए। ये इमेजिन करिए कि आपके पार्टनर आप ही के प्लेस पे आपके साथ डे इन डे आउट स्पेंड कर रहे हैं, वो डेली ऑफिस जाते हैं और इस बात से वो बहुत खुश हैं कि वो आपके साथ हैं। इस चीज़ को आप इमेजिन करिए और इस इमेजिनेशन में अपने 5 सेंसेस को लगाइए, 5 सेंसेस के एक्सपीरियंस को महसूस करिए और विश फुलफिलमेंट को महसूस करिए। एंड कीप ऑन डूइंग दिस इमेजिनल सीन अंटिल यू रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। आपका सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद इस डिज़ायर को आप ड्रॉप कर सकते हैं और इसको 3D में आने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन मैनिफेस्ट। और साथ ही साथ आप अफर्म कर सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट मी एंड माई पार्टनर आर लिविंग टुगेदर हैप्पीली। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें कि असम में है तो आप असम का वर्ड भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, दैट मी एंड माई पार्टनर आर लिविंग टुगेदर हैप्पीली इन असम। इस तरह से आप एफर्मेशन बना सकते हैं, उसको अफर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं ओमकार मंडल जी का। ओमकार जी, थैंक यू सो मच, आपने इस बार Q&A में अपना क्वेश्चन डाला। लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन रह गया था। आपने लिखा है दी मेरा SP और उनसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं हमारी मैरिज एनिवर्सरी को विजुलाइज करता हूँ। क्या मेरा ये साथ हाउ और व्हेन को दर्शाता है? और दी साथ करते टाइम पर मेरे SP का फेस मुझे दिखाई नहीं देता है, इस पर कुछ बताइए। पहले तो उनका फ़ोटो देख लिया करता था सैट्स करने से पहले। हाँ, तो ओमकार जी आप अभी भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस करने से पहले, सैट्स करने से पहले आप जो इमेज बनाना चाहते हैं ना अपने माइंड में, उसको पहले प्रैक्टिस करिए। जैसे आप SP का फेस देखना चाहते हैं तो आपने कहा आप फोटो देखते थे, आप फोटो को देखते रहिए, उसके छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स को आप ऑब्जर्व करिए और फिर आंखें बंद करके वही इमेज को अपने माइंड्स आई में यानी इमेजिनेशन में फॉर्म करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना अपने डेली लाइफ में, उतना ही अच्छा और सक्सेसफुल आपका सैट्स होगा। क्योंकि सैट्स करते वक्त आप इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि SP कैसा दिख रहा है, आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होगा कि ये पूरे के पूरे सीन में मुझे कैसा फील हो रहा है जब ये डिज़ायर मेरी फुलफिल होती दिखाई दे रही है। तो उसके लिए हर एक चीज़ का पिक्चर क्लियर होना ज़रूरी है। तो पिक्चर की क्लैरिटी आप दिन में प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने कहा, फ़ोटो देखिए, फिर फ़ोटो की माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व करिए और उसको अपने माइंड आई से प्रैक्टिस करके इमेजिनेशन में ही दोबारा फॉर्म करिए। ये तो आपका हो गया इसका आंसर। दूसरा, आपने कहा कि मैरिज एनिवर्सरी को आप विजुलाइज करते हैं। ये कम्प्लीटली आपका कॉल है ओमकार जी। नहीं, ये इसमें आपके हाउ और व्हेन के बारे में आपका कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपकी आपके पार्टनर के साथ एक सक्सेसफुल मैरिज हुई है जिसका 1 साल का आपने सेलिब्रेशन इस सीन में किया है। तो ये एक सक्सेस को दिखाता है कि आप हैप्पीली मैरिड हैं अपने SP के साथ। तो ये हाउ और व्हेन को नहीं दिखा रहा है कि कब आपकी उनके साथ शादी हुई है, वो ये नहीं दिखा रहा है। वो उसके बाद का प्रोसेस दिखा रहा है कि आप उनके साथ कितने खुश हैं और इसी खुशी को 1 साल पूरा हो गया है, आप उस चीज़ को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इस सीन से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है, विश फुलफिलमेंट आपको ज़्यादा आती है, तो डेफिनेटली आप इस सीन को अपनी लाइफ में मतलब सैट्स के फॉर्म में आप कर सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लेते हैं यूज़र IX समथिंग समथिंग का। हाय, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा पेट कैट मिसिंग है कुछ दिनों से। मैंने रोबोटिक एफर्मेशन किया बट नो रिजल्ट टिल नाउ, व्हाट शुड आई डू? नथिंग। आपने अगर रोबोटिक एफर्मेशन कर लिया है और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके पेट जो है वो वापस घर पे आ चुके हैं, तो यही इमेजिनेशन की फुलफिलमेंट में आपको ज़्यादा रहना है। इसको आपको डोमिनेंट थॉट ज़्यादा बनाना है। 3D में इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली 3D में अपने आप आपकी लाइफ में हो जाएगा। देखिए, मैनिफेस्टेशन आपके माइंड पावर को यूज़ करने का तरीका है जिससे आप 3D में अपनी नई रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को रोबोटिक एफर्मेशन के थ्रू अगर आप सेटिस्फैक्शन मतलब कल्टीवेट कर पा रहे हैं अपने माइंड्स आई में, तो आप उस चीज़ को मेंटेन करिए। नहीं तो आप रिवीजन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं ना कि मेरा कैट मिसिंग हो गया है, इस चीज़ को रिवाइज करिए और ये देखिए कि आपका कैट कहीं गया ही नहीं था। तो जैसे आप पहले अपने कैट के साथ जो टाइम इन्वेस्ट करते थे, जो टाइम स्पेंड करते थे, क्वालिटी टाइम, उसमें जो फन करते थे, आप उसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, आप उसकी एक्टिविटीज़ को इंजॉय कर रहे हैं अपने कैट की, और ये चीज़ों को आप माइंड में लेके चल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कितना मतलब कितना नेचुरल है, क्योंकि वो हमेशा तो आपके साथ रहता था, अभी भी वो आपके पास है। आप इस तरह से भी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। जहाँ पर आपका एंड सीन जिस पे आप इस समय फोकस कर रहे हैं कि वो मिसिंग है, इस एंड सीन में आप वापस से इसको रिवाइज करके ये डाल सकते हैं, इस मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं कि वो एक्चुअली आप ही के पास है, वो कभी लाइफ से गया ही नहीं था। तो ये जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी 3D में वही चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीक्षा 915 का। मैम, मैंने SP से मैरिज मैनिफेस्ट की थी, 45 डेज विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन करके लेट गो कर दिया। 1 ईयर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आफ्टर 3 डेज उनकी कॉल आई और उन्होंने खुद शादी करने के लिए पूछ लिया। उनकी फैमिली भी अग्री है, पर मेरे पापा नहीं मान रहे हैं और मुझे PCS में सिलेक्शन भी चाहिए। मैं क्या विजुलाइज करूं अब कि पापा भी मान जाएं और सिलेक्शन भी हो जाए? शादी में विजुलाइज कर चुकी हूँ, क्या दोबारा विजुअल करना चाहिए? मैं क्या करूँ, प्लीज़ सजेस्ट मैम। दीक्षा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने सारे लोगों के बीच में आपने इस बात को बताया मुझे कि 45 डेज आपने विजुलाइज किया, अफर्म किया, लेट गो कर दिया और 1 साल के बाद आपको ये चीज़ का रिजल्ट मिला। ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि जब आप लेट गो कर देते हैं तो वो चीज़ आप मान के चलिए कि जो मैनिफेस्टेशन आपने अपने माइंड में क्रिएट किया है वो आपकी लाइफ में होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट। और अभी आप खुद बता रहे हैं कि 3 दिन पहले आपके पार्टनर ने खुद कॉल किया और वो मैरिज के लिए आपको आगे से बोल रहे हैं, उनकी फैमिली भी मान गई है। जो घूम फिर के जो परेशानी अगर थोड़ी बहुत आ भी रही है तो वो सिर्फ आपके पेरेंट्स की तरफ से आ रही है। तो पहले तो आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी बात, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि जो एक इम्पॉसिबल चीज़ थी जिसको आप कभी सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये मैनिफेस्ट आप कर पाओगे, आपने उतनी बड़ी चीज़ जो मैनिफेस्ट कर ली, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है पेरेंट्स को अग्री कराना इस मैरिज के लिए। ठीक है, पहली बात। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट्स जो हैं वो भी तो आप ही का रिफ्लेक्शन है। तो जैसे आपने चीज़ों को विजुलाइज किया था शादी को लेकर, ऐसे आप पेरेंट्स को लेकर विजुलाइज कर सकते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो आपकी शादी को लेकर अग्री कर गए हैं, और ना ही सिर्फ अग्री कर गए हैं बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब यहाँ पर आपने 2 बातें की हैं कि एक तो आपने पेरेंट्स का अग्रीमेंट मांगा है, साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि PCS में सिलेक्शन भी होना चाहिए। देखिए, दोनों डिज़ायर को अगर आप साइमल्टेनियसली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके साथ आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं उनको बीच में मत लेकर आइएगा। अगर PCS में सिलेक्शन होना आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आपके पेरेंट्स उस चीज़ को कहीं ना कहीं एज हर्डल, एज प्रॉब्लम आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करिए कि PCS में सिलेक्शन होना आपके लिए अगर ज़रूरी है तो उसको क्या मैं डिफ़िकल्ट मानती हूँ, उसको उसके जब एंड गोल के बारे में मैं सोचती हूँ तो क्या मेरे माइंड में ये थॉट आता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, मैं शायद इतनी डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैंने शायद इतनी पढ़ाई नहीं की है। कहीं ना कहीं वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जो सेंस ऑफ परेशानी है, वो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके लिए
लिमिटिंग बिलीफ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो शादी है वो हो चुकी है अपने पार्टनर के साथ, और साथ ही साथ आप जो है अपने फ्रेंड्स के कॉल जो है वो अटेंड कर रहे हैं। उनके कॉल्स में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन वेडिंग वो भी आपको बोलते हैं, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं भाई कॉन्ग्रेचुलेशन की पीसेस भी तुम्हारा क्लियर हो गया। इस तरह से आप दोनों चीज़ों को एक सीन में मर्ज कर सकते हैं और दोनों डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रितंबरा मधु का। हे दी, मैं एक घर ले रही हूँ लेकिन उसका प्राइस थोड़ा हाई है। मैं चाहती हूँ कि वो रेट उतना कर दे जितना मैं चाहती हूँ। मैंने ये रिक्वेस्ट भी किया कि वो कम कर दे लेकिन वो नहीं कर रहा है। रितंबरा जी, सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो आप 3D में एक्शन ले रहे हैं उसका रिजल्ट यही आएगा जो आपके सामने अभी आपको दिखाई दे रहा है, यानी वो पर्सन आपको मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ आपने डिसाइड कर लिया है कि जो वो रेट है वो मेरे कैपेबिलिटी से बाहर है। देखिए, देखने के दो नज़रिए होते हैं। किसी भी सिचुएशन में जब आप अपने से जो आप डिज़र्व करते हैं ना उससे ज़्यादा वैल्यू अगर आप सामने वाली चीज़ की आंक रहे हैं तो वहाँ से तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा ना। जैसे ये प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, अब आपको अगर सपोज करिए 1 CR की प्रॉपर्टी है, एक एग्जांपल के तौर पे आपका बजट है 80 लाख का, तो जैसे वो 20 लाख ऊपर आया आपने कहा भाई ये तो मेरे बजट के बाहर हो गया। आपने माइंड में क्या दिखाया? आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंडिकेशन दिया कि आई एम नॉट दैट डिजर्विंग, क्योंकि ये 1 CR की प्रॉपर्टी है और मेरा बजट कितना है, मेरा सिर्फ 80 लाख का बजट है। आपने पहले ही अपने माइंड में उसको रिजेक्शन दे दिया। ठीक है, और वही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में आई जब आपने उसको ये बात रिक्वेस्ट किया कि कम कर दे, तो वो 80 लाख पे नहीं आया। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये बात बता रही हूँ, वो 80 लाख पे नहीं आया क्योंकि वही चीज़ तो आपने माइंड में क्रिएट किया था ना। आपने ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सबसे पहले माइंड में रिजेक्ट कर दिया। दैट इज वाई द प्रॉपर्टी डीलर इज नॉट अग्रीइंग ऑन दैट प्राइस विच यू हैव कोटेड, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ कोट करिए। और ये तो नेवल गोडार्ड सर की जो बुक है उसमें ऑलरेडी एक कपल का एग्जाम्पल है कि वो जिस प्रॉपर्टी को चाहते थे वो प्रॉपर्टी जो है वो उनको मिल नहीं रही थी। जब मिली तो उसका प्राइस बहुत हाई था। उन्होंने जो कोट किया वो प्राइस पे जो ब्रोकर था वो मान नहीं रहा था। अल्टीमेटली उन्होंने ये सीन को इमेजिन किया कि वो प्रॉपर्टी में ऑलरेडी जा चुके हैं। वो ये नहीं देख रहे थे कि प्राइस कम हुआ, वो प्रॉपर्टी में ऑलरेडी जा चुके हैं। उस प्रॉपर्टी के जो रूम्स हैं उसमें वो अपने चीज़ों को लगा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और हर एक मोमेंट को वो ये देख रहे हैं कि वो उस प्रॉपर्टी के ओनर बन चुके हैं। और ये बात जब उन्होंने इमेजिन किया तो विद इन फ्यू डेज वो पर्सन जो है उस लोअर डाउन प्राइस पे आ चुका था। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को अग्रीड अपॉन प्राइस पे खरीदा। उस कोटेड प्राइस को उन्होंने जो पहले दिया था उसी कोटेड प्राइस पे उन्होंने बाय किया, एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन। सो आपको अपने माइंड में ये चीज़ का क्रिएशन करना है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं रह रही हूँ, और इस प्रॉपर्टी को ओनर के तौर पे मैं इस प्रॉपर्टी को एज एन एसेट अपनी लाइफ में देख रही हूँ। जब आप इस तरह से चीज़ों को देखेंगे तो जो प्राइस आपने कोट किया था, जो बजट आपने कोट किया था, उसी बजट पे सामने वाला पर्सन जो है वो अग्री कर जाएगा। देखिए, ये तो बात आप मानते हैं ना कि ये ये चेंजेबल है, ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ये चेंजेबल है। वो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। बस जो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको करना है यहाँ पर, वो ट्यून इन करना है अपने माइंड के क्रिएशन में। 3D में क्रिएशन नहीं करना है। 3D में आपको उस क्रिएशन का एंड रिजल्ट मिलता है, यानी आप उसको 5 सेंसेस के तौर पे एक्सपीरियंस करते हैं अपनी क्रिएशन को। लेकिन क्रिएशन होता कहाँ है? क्रिएशन होता है आपकी इमेजिनेशन में। तो अपनी इमेजिनेशन में इस सीन को क्राफ्ट करिए जहाँ पर आपको उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप का एहसास हो और आप बहुत खुश हैं उस प्रॉपर्टी में जाके। ये नहीं सोच रहे हैं आप कि अरे भाई इस प्रॉपर्टी में आए तो 20 लाख रुपए हमें ऊपर से देना पड़ा। नहीं, यू आर सो हैप्पी आफ्टर बीइंग इन दैट प्रॉपर्टी कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। आप इस सेटिस्फैक्शन पे फोकस करिए, ठीक है। रेस्ट अपने आप जो 3D है वो चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं कुरिंदर समथिंग समथिंग का। हे दी, फॉरेन वीज़ा कैंसिल करने के लिए मैंने रोबोटिकली अफर्म कर रही हूँ। इवन जॉब लेटर भी आ गया है, तो ये काम करेगा? जब रोबोटिकली अफर्म करती हूँ कभी कभी माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, तो क्या करें? कुछ नहीं करना है कुरिंदर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जॉब लेटर भी आ गया, भाई मुबारक हो। ये देखिए कितनी सारी सक्सेस स्टोरी आप लोग देखिए आज Q&A में आ रही हैं। आप अभी भी जो सक्सेस है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हैं। देखिए,
जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसका फुलफिलमेंट पहले अपने माइंड में क्रिएट करिए विदाउट थिंकिंग कि ये कैसे होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, भाई माइंड का काम तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचने का है, ठीक है। अगर नेगेटिव थॉट आते हैं वो लॉजिकल माइंड की तरफ से आ रहे हैं, जो कि नेचुरल है, उसका फंक्शन है लॉजिकल माइंड का दोनों तरीक़ों से आपको अवेयर कराना, तो वो नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में लेकर आता है, विच इज़ ओके। उस थॉट के ऊपर ड्वेल नहीं करना है, यानी उस थॉट को डोमिनेंट थॉट नहीं बनाना है, उस थॉट के पीछे दिन रात आपने अपने दिमाग को लगा दिया, वो काम नहीं करना है। आपको जब ये थॉट आए तो अफर्म करते रहना है कि ये जस्ट मेयर थॉट है, मुझे पता है मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरी हो चुकी है क्योंकि मैंने उसको अपनी माइंड्स आई में देखा है। तो सिंपल फॉर्मूला इज़, इफ़ आई कैन सी इट इन माई माइंड्स आई, इफ़ आई कैन सी इट इन माई 4D, आई कैन हैव इट इन माई 3D। दैट्स द सिंपल फॉर्मूला। ये बात अपने माइंड को रिमाइंड कराते रहिए, अफर्म करते रहिए जो आपका एंड गोल है। जैसे आपने अपना जॉब लेटर मैनिफेस्ट किया है, ऐसे आपकी जो फाइनल डिज़ायर है उसको अफर्म करते रहिए, वो भी चीज़ आपको 3D में मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कुमारी निशु का। मैम, ब्रेकअप कैसे मैनिफेस्ट करें जब हम किसी के साथ इमोशनली अटैच ना हो और सामने वाला हो तो उससे डायरेक्ट बोल नहीं सकते, इसलिए कुछ ऐसा मैजिक हो, हैप्पीली सेपरेट हो जाएं, प्लीज़ रिप्लाई। वेल कुमारी निशु जी, आपको सिंपली ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है दैट दिस पर्सन, जो भी आपके एसपी हैं, जो आपके साथ इमोशनली अटैच हैं, वो बेसिकली अब आपके सामने ये कह रहे हैं कि आई थिंक वी आर बेटर एज गुड फ्रेंड्स एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू विल बी देयर इन माई लाइफ एज अ गुड फ्रेंड। वो आपसे खुशी खुशी ये बात कह रहे हैं कि हम लोग फ्रेंड्स बन के रहें तो ज़्यादा अच्छा है, और ये चीज़ मैं हमेशा इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूँगा कि आप मेरी लाइफ में हमेशा एज फ्रेंड रहेंगे। तो आपका ब्रेकअप ऑटोमेटिकली हो गया ना। देखिए, ब्रेकअप पर फोकस मत करिए, आप दोनों अपने अपने रास्तों में सेपरेटली खुश हैं, इस पर फोकस करिए, ब्रेकअप अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ जब आप इमोशन की बात करते हैं ना, जब आपका पर्सन आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर का जो क्रिएशन है वो चीज़ बाहर निकल के आ रही है। तो कभी तो आपने चाहा होगा कि भाई ये पर्सन मेरे साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहे, तो आज की डेट में वही शो कर रहे हैं। अब अगर आप ये इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को एज फ्रेंड्स के तौर पे ही रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो जस्ट इमेजिन दैट यू गाइज आर ओनली फ्रेंड्स, और ये आपके जो पार्टनर हैं वो ये बात खुद आगे से आपको कह रहे हैं और खुशी खुशी ये बात कह रहे हैं, इसलिए आप दोनों अपने अपने रास्तों में खुश हैं। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉली का। आई एम मैनिफेस्टिंग माई एसपी फ्रॉम लास्ट 1 month. I affirm I do keep in check my mental diet. I don't chase him in 3D, but nothing is working out. I'm losing hope. What can I do to manifest my SP? Please help. Please work on your self-concept and self-love. If you are not chasing your SP in the 3D, but when you say that nothing is working out, I am losing hope, that means somewhere you are seeing things in the 3D which is opposite in nature and which is triggering you. So अगर आप अपने SP के manifestation को मन में accept अभी तक नहीं कर पाए हैं, अंदर ही अंदर आपने टेक्निक ज़रूर कर लिया है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल भी कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को मेंटली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है, अपनी डाइट पे सब कुछ है, लेकिन इंटरनल रियलिटी में फियरफुल थॉट अभी भी आपके मन में है, जो कि आपके 3D में जब आता है तो आप ट्रिगर्ड हो जाते हैं। इसीलिए आप ये लिख रहे हैं कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट एंड आई एम लूजिंग होप। लूज होप कब करता है इंसान? जब उसको 3D इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि उसको लगता है उसकी मैनिफेस्टेशन में जाननी है, सारी की सारी जो पावर है वो 3D के अंदर है। इसका मतलब आप 3D में ज़्यादा रह रहे हैं। तो अगर आपको काम करना है तो अपने आप पर काम करिए। 3D को चेंज करने में काम करने की ज़रूरत नहीं है, SP को चेंज करने में काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, अपने सेल्फ लव पर काम करिए। ये दोनों चीज़ें जब आपकी एक्सट्रीम पॉजिटिव होती हैं तो आपकी 3D में वही चीज़ का रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में दिखाई देने लग जाता है। तो इफ़ यू से दैट आई एम सो लव्ड,
I am the definition of love. I love myself because I am the most unique person in the whole world. When you say things like that to yourself, what is it that you are creating? You are creating the version of yourself who is always loved, who is who is cared for because of her unique qualities. It is not just the SP who is in love with this person as in like you. That version of yourself is so rare कि everyone is falling love with you. ये चीज़ें आप अपने माइंड में क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली SP is also your reflection. SP is also going to reflect back the same kind of emotion. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक स्टोरी सुनाई है. किसी ने कमेंट लिखा था कि उन्होंने 45 डेज विजुलाइज किया, अफर्म किया, 1 साल तक लेट गो कर दिया. 3 दिन पहले उनके SP ने खुद आगे से ओके बोला कि मुझे आपसे जो है वो शादी करनी है. तो हैव पेशेंस, नो दैट एवरीथिंग दैट यू आर क्रिएटिंग इन योर माइंड्स आई, इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इन द 3D रियलिटी एज वेल, बट डोंट लुक फॉर इट इन द 3D. अदरवाइज क्या है कि आप 3D बीइंग बन के ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि एज अ क्रिएटर आपका काम नहीं है. आपका काम 3D में सिर्फ 3D डिज़ायर को एक्सपीरियंस करना है. बाकी आपका कोई काम नहीं है उसको चेज़ करने का या उसको सीक थ्रू करने का. ये काम आपका नहीं है 3D में. ठीक है. अगला क्वेश्चन है सनाया का. मैम, अगर हम कुछ विदाउट डूइंग एनी टेक्निक इस बात पर बिलीव करें कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है तो मुझे सनाया आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. अगर हम विदाउट डूइंग एनी टेक्निक इस बात पर बिलीव करें हमारी मैनिफेस्टेशन, अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि बिना किसी टेक्निक के अगर हम अज्यूम करें कि हमारी डिज़ायर ऑलरेडी हमारी हो चुकी है तो हाँ, तो बिल्कुल. देखिए, टेक्निक तो एक ज़रिया है ना वो माइंडसेट पे पहुंचने का, जहाँ पर आप इस अजम्पशन को एक्सेप्ट कर सकें. अगर आप बिना टेक्निक के अज्यूम कर सकते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ और बात हो ही नहीं सकती है. बिल्कुल करिए आप, ये 100% आपका मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा. ऑलराइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं यूज़र XQ समथिंग का. मेरे पास मेरे क्रश का नंबर है और उसके पास मेरा नंबर है, लेकिन कभी भी फ़ोन या मैसेज से बात नहीं हुई, बट फ्रंट में हुई है पहले, और उसका गर्लफ्रेंड शायद, मुझे नहीं पता. अच्छा ओके, क्या मैनिफेस्ट होगा? मैनिफेस्ट तो सब कुछ हो जाएगा यूज़र समथिंग. आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है जो चीज़ आप चाहते हो लाइफ में. अगर आप चाहते हो कि आपका क्रश आपसे बात करे, आपसे फ़ोन पे कांटेक्ट करे, आपसे कम्युनिकेशन बना के रखे, तो आप ये इमेजिन करिए कि उस नंबर से, जिस नंबर से आपने उनका नंबर और नेम सेव किया है, उस नंबर से आपको कॉल आ रहा है और आप टाइम देखिए कि 1 बजे फ़ोन आया तो हम 3 बजे तक लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं. इस तरह से आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं और आप बातें करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं उनकी टॉक्स को. तो इस तरह से कॉन्वर्सेशन को आप इमेजिन कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर 3D रियलिटी. अगला क्वेश्चन लेते हैं सैमी का. हेलो दी, it really matters if you are imagining in first person or third person. I realized I have been imagining in third person till I stumble upon few videos which talk about first person imagination being more effective. That got me confused a little bit. Thank you in advance. Sammy, sweetheart, I only teach from the Neville Goddard's book. So Neville Goddard says that anytime you want to manifest your desire, make sure that you are imagining everything from the first person point of view, just like that as you experience everything in your 3D reality. तो 3D reality में आप अपने आप का चेहरा देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते ना, आप अपनी बॉडी के अंदर हैं. तो आप बॉडी से जो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करते हैं. माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, 3D रियलिटी में और आपकी इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं समझता. तो उसको ट्रिक करने का ये सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप चीज़ों को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उन चीज़ों में 5 सेंसेस का एक्सपीरियंस करें. जैसे आप 3D में 5 सेंसेस जब टच करते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको कलर्स दिखाई देते हैं, आपको उनका शेप और स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आप चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, आप चीज़ों को सुन सकते हैं. यही सारे एक्सपीरियंस आपको 4D में लगाना है, एंड इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू इम्प्रेस योर सबकॉन्शियस माइंड विद द सीड ऑफ योर डिज़ायर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शनाया खान का क्वेश्चन है. मैम, मैं
पूरा फिजिकल अपीयरेंस चेंज करना चाहती हूँ, दैट्स इट। क्या करूँ जिससे रिज़ल्ट इंस्टेंट हो और श्योर हो? वेल, रिज़ल्ट इंस्टेंट और श्योर के लिए तो आपका जो ड्रीम है उसको आपको प्रेजेंट फैक्ट बनाना पड़ेगा, और प्रेजेंट फैक्ट में आप ये एक्सेप्ट करिए कि आप जैसी डिज़ायर अपने फिज़िकल बॉडी की चाहते थे वो ऑलरेडी आपके पास है। वो फिज़िकल बॉडी से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, चाहे वो हाइट की बात हो, कलर कॉम्प्लेक्शन की बात हो, जो भी आपको फिज़िकल एट्रीब्यूट्स अपने बॉडी के अंदर चेंज करने हैं वो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स आपके ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। एंड एवरी वन इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू ऑन योर यूनिक एंड नाइस फिज़िकल बॉडी। सो दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो उस ड्रीम रियलिटी को अरे कब होगा ये ना सोच के, ये अभी हो चुका है, ये मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, और इसको माइंड में बार बार रिपीट करते रहिए। इनर टॉकिंग में यही बात आपकी चलती रहनी चाहिए कि जो मैं चाहती थी वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। इस तरह से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सोना का। हेलो डियर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल से बता सकते हो आप? इसको डेली लाइफ में कैसे क्रिएट करें? थैंक यू। अरे सोना जी, आपने तो मतलब बिल्कुल बेस क्वेश्चन पूछ लिया। आप मुझे लगता है बिल्कुल ब्रांड न्यू हो मेरे चैनल पे। आप पुराना जो वीडियोस है उसको देखिए ना प्लीज़। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी का मतलब ये होता है कि जो आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं अपने माइंड्स आई में, जो चीज़ों को आप इमेजिन करते हैं, जो चीज़ों को आप फील करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, जो चीज़ों को आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में रखते हैं एज द फाउंडेशन ऑफ एनी क्रिएशन, वही चीज़ें आपकी 3D रियलिटी जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम अभी फ़िलहाल 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। जो चीज़ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो 5 सेंसेस आपकी 3D रियलिटी होती है। 3D रियलिटी का क्रिएशन आपके माइंड के थॉट्स के द्वारा किया जाता है, आपकी फीलिंग्स के द्वारा किया जाता है, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के द्वारा किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ बीन कॉल्ड एज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। आप थोड़ा सा नेविल गोडार्ड पढ़ना स्टार्ट करिए। आपको इन डेप्थ अगर चीज़ों को बहुत डीपली समझना है तो आप नेविल गोडार्ड पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ मैंने बहुत कंसाइज फॉर्म में आपको आंसर दिया है, बट आई थिंक आपको इसका आंसर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है रोहित शारदे का। पिछली बार 5 अदर गर्ल्स मैनिफेस्ट हुई थी उसी नेम वाली, अब और एक आई है और ये तो पीछे पड़ गई बट एसपी ने अनब्लॉक नहीं किया। सेल्फ लव भी कर रहा हूँ, प्लीज़ बताओ कि फुल फोकस कहाँ करूँ? सेल्फ लव करते रहिए। सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट चलते ही रहना चाहिए। अगर आपको, मुझे जहाँ तक याद है आपने लास्ट टाइम लिखा था कि उनका फेस आपको याद नहीं है, तो आपको उनका नाम तो याद है ना। आप कह रहे हो उन्होंने अनब्लॉक नहीं किया, तो जहाँ पर आप ये देख रहे हो कि आप ब्लॉक्ड हो, यानी उनका आपको जो पिक्चर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो है वो पूरा का पूरा चैट विंडो जो है वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि उस पर्सन ने आपको मैसेज भेजा है, और वो पर्सन आपसे हाय हेलो जो भी मैसेज आप उनसे लिखवाना चाहते हो वो मैसेज आप इमेजिन करो कि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो कॉन्वर्सेशन आपसे इनिशिएट कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट कि वो देखने में कैसे लगते हैं, लेकिन आप फ़ोन पे वो चैट विंडो में देख सकते हैं कि उनका मैसेज आया कि हाय हेलो रोहित कैसे हो, या इस तरह से वो लिख रहे हैं, और आप उस चीज़ को पढ़ के कितने खुश हो कि भाई आप अनब्लॉक भी हो गए और साथ ही साथ आप जो है वो उनसे कांटेक्ट भी कर पा रहे हो, क्योंकि अब वो खुद आगे से होके आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस चीज़ पे आप इमेजिनल सीन क्रिएट करके आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कुमार प्रकाश राजपूत का। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, क्या थर्ड पर्सन व्यू what is the role in imagination? I have already made a full-fledged video on this. आप जाके सैट्स का जो वीडियो है, बहुत पुरानी वीडियो है वो, आप इनिशियली जब भी मैंने चैनल स्टार्ट किया था उसके मेरे ख्याल विद इन 3 और 4 डेज़ के अंदर मैंने वो वीडियोस डाला है। आप जाके उसको चेक करिए, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे मैंने अभी बताया है कि इसका इमेजिनेशन में क्या रोल होता है, कि सबकॉन्शियस माइंड आपका समझ नहीं पाता है कि क्या आपका 3D रियलिटी और क्या आपका इमेजिनल रियलिटी है। वो हर एक इमेजिनल पार्ट को भी जब आप 5 सेंसेस से यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं, तो उसको भी वो रियलिटी मानता है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ योर इमेजिनल सीन एंड सी योर इमेजिनल सीन एज फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सपीरियंस योर डिज़ायर विद ऑल द 5 सेंसेस इन दैट फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर इमेजिनल सीन। दैट इज़ वॉट इट इज़, बट डिटेल में अगर आपको देखना है तो वीडियो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कमल दत्ता का। दी एंजल नंबर क्या
होता है स्वीट हार्ट, नो 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 नो, एंजल नंबर के बारे में मैं कोई यहाँ पर बात नहीं कर पाऊँगी। मैं सिर्फ यहाँ नेविल गोडार्ड सर के बारे में बता पाऊँगी, उन्होंने जो बताया है उसके बारे में बता पाऊँगी। एंजल नंबर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो ये चीज़ मैं आपको नहीं गाइड कर पाऊँगी, इसका टॉपिक मैं नहीं कवर कर सकती हूँ, ठीक है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सर नेविल गोडार्ड सर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं इन द नेक्स्ट Q&A। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेहा गुप्ता का। हमें बिलीव अपने विश की पूरी होने का, बट कई बार घर वालों का या 3D ट्रिगर करे तब क्या करें? फिर से कोई टेक्निक करूं या सिंपल अजम्पशन करूं कि मैंने जो सोचा है वही विश पूरी होगी? ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ नेहा जी। आई थिंक यू आर न्यू टू माई चैनल। पुराने Q&As को ज़रूर देखिए। जो क्वेश्चन आप यहाँ पूछते हैं ना, उनके ऑलमोस्ट 90% आंसर्स अभी तो मैं कहूँगी कि मैं पुराने क्वेश्चन जो Q&A का सीरीज़ है उसमें मैं दे चुकी हूँ। आप प्लीज़ जाके उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। सिंपल सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि आपको अगर अजम्पशन से फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, आप उसको भी अज्यूम कर सकते हैं। आपको अगर कोई टेक्निक का सहारा लेके वो फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट का और सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है, आप वो भी कर सकते हैं। आप अगर ये बात जानते हैं कि मेरी डिज़ायर सिर्फ मेरी है, तो फिर आपको 3D से ट्रिगर होने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर फिर भी आप किसी चीज़ से रिलेटेड 3D में ट्रिगर हो जाते हैं, तो अगेन ब्रिंग बैक योर अवेयरनेस टू योर डिज़ायर्ड रियलिटी, क्योंकि डिज़ायर्ड रियलिटी आपको मैनिफेस्ट करना है ना। करंट रियलिटी तो ऑलरेडी चल रही है, उससे तो आप ट्रिगर हो रहे हो, वो तो आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है ना। तो डिज़ायर्ड रियलिटी में जो चीज़ आपने क्रिएट किया है उस पर बार बार जाइए, उस पर ज़्यादा ड्वेल करिए, उस पर बार बार फोकस करिए, एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर 3D रियलिटी एज वेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं वैष्णवी निगम का। हे दी, प्लीज़ मुझे बताइए, जब मैं पॉजिटिव सोचती हूँ किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, जैसे कि सब अच्छा होगा, सब मेरे फेवर में होगा, लेकिन सब ऑपोजिट हो जाता है, ऐसा क्यों हमेशा नेगेटिव ही होता है? वैष्णवी जी, ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम भी पूछा था। आपने लास्ट Q&A शायद देखा नहीं, मैंने बहुत डिटेल में इसका आंसर दिया था। एक बार जाके लास्ट Q&A ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपने ये क्वेश्चन लिखा था, मैंने एग्जैक्ट इसका आंसर दिया है। आप प्लीज़ उसको दोबारा से चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दिशा का। हाउ टू मेक इफेक्टिव वन एफर्मेशन अकॉर्डिंग टू डिज़ायर एज आई स्ट्रगल अ लॉट इन इट। एफर्मेशन देखिए, आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। तो आई एम का यूज़ करिए और प्रेजेंट टेंस में ये लिखिए कि ये डिज़ायर ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट गुड रिलेशनशिप विद योर SP, तो यहाँ पर आप ऐसा एफर्मेशन बनाएंगे दैट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम शेयरिंग अ ब्यूटिफुल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप विद माई पार्टनर। जो भी आपके पार्टनर का नाम है वो यहाँ लिख सकते हैं, एंड दिस इज़ योर एफर्मेशन। इसमें आपकी डिज़ायर का फुलफिलमेंट भी दिखाई दे रहा है, प्लस ये प्रेजेंट टेंस में हो रही है, यानी ये ऑलरेडी आपकी 3D रियलिटी में है। इस चीज़ को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसी का आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, और उस चीज़ में आपका फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने एफर्मेशन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं NS वर्ड का। मैंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया, पर फिर भी हम फिर से नो कॉन्टैक्ट में आ गए, ऐसा क्यों हुआ? सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, सेल्फ लव पर काम करिए। NS वर्ल्ड, जब भी आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव में कमी रहती है, ये हमेशा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर से आपको दिखाई देता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। इस बात पर फोकस करिए। इस पे जब आप फोकस करेंगे तो किसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, किसने मैनिफेस्ट किया अपने पार्टनर को? आपने मैनिफेस्ट किया। आप कौन हैं? आप क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के। तो वापस से अपनी पावर को रीगेन करिए ना। आपकी पावर क्रिएशन की है। तो अगर आपके करंट सिचुएशन में आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, इसको चेंज करने के लिए क्रिएशन आप ही को करना है, और उसके लिए आपको माइंड में ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पावर मेरे पास है, मेरे पार्टनर के पास पावर नहीं है, मेरी 3D की सिचुएशन के पास पावर नहीं है, ये पावर मेरे पास है। और इस पावर के चलते मैं जो डिसाइड करूँगा या करूँगी वही चीज़ मेरे 3D में रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ऑब्वियसली आपको अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप अपना सेल्फ लव जो है, सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रूव कर रहे हो ना ये सब बातें बोल के। प्लस साथ ही साथ जब आप सेल्फ लव करते हैं तो जो लव आपको अपने पार्टनर से चाहिए वो बात बात पे मिनट पे अगर आपको ब्लॉक कर देते हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, ये परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप अब आज की डेट में अपने आप को इतनी वैल्यू दे रहे हैं, अपने आप को इतना लव दे रहे हैं कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि
कि आप डिज़र्विंग हैं और आप ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि आपको जिस लेवल का लव चाहिए ना वो ये काइंड ऑफ लव है। वो लव नहीं है कि जहाँ पर कोई पर्सन आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। आप अगर अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं और वो चीज़ में आप सेटिस्फाइड फील करते हैं तो सामने वाला पर्सन जो एसपी के फॉर्म में आपके सामने है वो भी इसी चीज़ को फॉलो करेगा, वो भी इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो ये दोनों चीज़ों पे काम करिए। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस, जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हम वापस से इंपॉर्टेंस उस पर्सन को ज़्यादा देने लग जाते हैं, हम खुद की इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं। तो इस पर काम करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल ने कहा मैं अपर्णा, चीज़ें उस तरह से नहीं मैनिफेस्ट होती जैसे डिज़ायर है, कम होती हैं या बहुत ही ज़्यादा लेट होती हैं। ज़्यादातर तो डिज़ायर पूरी ही नहीं होती, क्या गलती हो रही है? अपर्णा जी, जो गलती हो रही है वो ये हो रही है कि आपने बेसिक स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं। देखिए, जब आप डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उससे पहले आप इस बात को मान चुके होते हैं कि आपकी इमेजिनेशन से आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको लेडर एक्सपेरिमेंट जैसे नेविल गोडार्ड सर ने दिया था, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोसेस दिया हुआ है। दूसरा, मैनिफेस्टेशन सिर्फ अपनी डिज़ायर के लिए ही आप इम्प्लीमेंट ना करें, मैनिफेस्टेशन को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। यानी हर दिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखिए, जैसे जिनसे आपका कोई अटैचमेंट नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें कि आई वॉन्ट टू सी अ रेड कार टुडे, बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसका होना ना होना आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन आप उसको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब ये चीज़ आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट 3D में करते हैं तो इससे आपका फेथ जो है कि आपकी इमेजिनेशन से आपका 3D का क्रिएशन होता है, ये डेवलप होता है। और जब ये धीरे धीरे करके आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा तब आप कोई भी डिज़ायर पे इस मैनिफेस्टेशन के रूल को अप्लाई करेंगे, आपको इस बात की श्योरिटी होगी कि ये डिज़ायर मेरी 3D में आएगी ही आएगी। और जब आपको इस बात की श्योरिटी होती है कि ये जो अज्यूम मैंने किया है ये डिज़ायर मेरी 3D में आएगी ही आएगी, तब आप 3D से ट्रिगर नहीं होते हैं, तब आप 3D में उसको ढूंढ नहीं रहे होते हैं, तब आपके माइंड में उन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह ही नहीं होती है जिनको आप अभी फ़िलहाल कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, थोड़ा इस पर काम करिए, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। अगला क्वेश्चन है रति शर्मा का। मैं पहला क्वेश्चन ही लूंगी। रति, मैंने पहले ही लिखा था रीड इंस्ट्रक्शंस, बिना इंस्ट्रक्शंस के आप अगर यहाँ क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस यहाँ नहीं लिखे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपने लिखा है, मैम विजुलाइजेशन में सीन जो विजुलाइज करना है वो प्रेजेंट में मेरे साथ हो रहा है, ऐसा करना है या फिर हो चुका है मेरे साथ पास्ट में ऐसा करना है? आपको ये देखना है कि जो डिज़ायर आपको चाहिए ना, जैसे एसपी के फॉर्म में आपको डिज़ायर चाहिए कि भाई मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो आप ये इमेजिन करिए कि वो आपके साथ ऑलरेडी है। राइट नाउ दैट पर्सन इज़ विद यू, वो आपकी लाइफ में है अभी और आपके साथ उनकी लाइफ जो है वो चल रही है और उस लाइफ के मोमेंट्स को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये आपका एक्चुअल सीन हुआ। वो पास्ट में हो चुका है, मतलब आप पास्ट में ही तो चल रहा है ना, जो पास्ट में हो चुका है, तो प्रेजेंट में आप उसके मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हो ना। वो पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, आप उसकी प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे हो। इसका मतलब वो पार्टनर आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बन के आ चुका है, तभी तो आप उसके लाइफ की बाकी चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हो। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आप अपने विजुअलाइजेशन सीन को क्लैरिटी के साथ आप देखिए। और उससे पहले अगर आपको थोड़ा और दिक्कत होती है तो आप पेन डाउन करिए अपने इमेजिनल सीन को, अपने पेन डाउन करके उन चीज़ों को लिखिए जो आप उस सीन में विजुअलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास ना इतने सारे क्राउडेड थॉट्स होते हैं कि हम जो एक्चुअल सीन है उस पर फोकस ना करके, जो बहुत सारे बीच बीच में थॉट्स आते रहते हैं, हम उस पर फोकस करने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप उसको क्लैरिटी के साथ जब करें तो विजुलाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सामुदी का, दी रोबोटिक एफर्मेशन आपने परसों वीडियो डाला है
पर उसमें दी कैसे वो मिलियनेयर हुआ ये नहीं समझ पाई मैं, मतलब क्या हुआ उनके साथ, थोड़ा सा आफ्टर कंप्लीशन बताइए, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताइए उस स्टोरी का। स्वीट हार्ट, उसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर रॉबर्ट मिलिकन जो थे, जब उन्होंने ये 16 आवर्स का एफर्मेशन कंप्लीट किया, उसके कुछ हफ्तों के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड, जो कि साइंटिस्ट, बेस्ट साइंटिस्ट जैसा अवार्ड उनको दिया गया था एक बहुत बड़े अमेरिकन कंपनी के द्वारा। तो जिस समय उनको ये अवार्ड दिया गया था आई एम सो सॉरी, मेरा ना आज थ्रोट ऐसे ही हो रखा है तो बार बार मुझे परेशानी हो रही है, बट हाँ, तो उनको जो वो अवार्ड मिला था बेस्ट साइंटिस्ट का, उसके बाद उनकी लाइफ ने वापस पलट कर वो जो पुअर और पॉवर्टी वाली जो लाइफ थी वो नहीं देखा, क्योंकि फिर उनके बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज से उनको ऑफर्स आने लग गए थे एज साइंटिस्ट वहाँ पर काम करने के, और बड़े बड़े ऑफर्स उनको आने लग गए थे। तो ये चीज़ उनकी लाइफ में हुआ था जिससे उनको इतना पैसा मिला, इतना रिकग्निशन मिला कि वो एक मिलियनेयर बन गए। ठीक है, तो ये उनके 16 आवर एफर्मेशन करने के कुछ हफ्तों के बाद हुआ था। ये जो स्टोरी है जो उसमें बताया गया वो ये है। तो ये पूरा फाइनल आउटकम था। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं मेलोडिक वाइब्स का। मैम, लेट गो के टाइम विश फुलफिलमेंट में रहना है क्या या नहीं? एंड स्क्रिप्टिंग पर वीडियो चाहिए आपकी तरफ से, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। स्वीट हार्ट, अब बिल्कुल आएगा स्क्रिप्टिंग पे वीडियो, आई स्वेयर। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी हर रिक्वेस्ट को फुलफिल करूँ, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अगैन फुलफिल दिस रिक्वेस्ट विद इन दिस वीक। मैं कोशिश करूँगी कल परसों में ये आपको वीडियो बना के दे दूं। हाँ, जहाँ तक रही बात लेट गो के टाइम पे विश फुलफिलमेंट में रहना है, वेल स्वीट हार्ट, लेट गो का मतलब ये होता है कि आपने अपनी डिज़ायर को एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी हो चुकी है। मतलब अगर आपको जॉब चाहिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑलरेडी ये बात मान चुके हैं कि जिस कंपनी में आपने जॉब को मैनिफेस्ट करने की सोचा है, वो कंपनी की जॉब ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। आपका विश फुलफिलमेंट आपने महसूस कर लिया है, ग्रैटिट्यूड कर लिया है, आपके मन में ये डिज़ायर आपकी हो चुकी है। अब टाइम आया है इसको लेट गो करने का, यानी इसके बारे में आप सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। जब कोई जैसे भूख लगी है, खाना खा लिया आपने, तो जब खाना आप खा चुके होते हैं, आपने जिसने खाना बनाया उसको थैंक यू बोला, खाने की तारीफ़ किया, उसके बाद आप खाने के बारे में थोड़ा ना सोचते हैं, फिर तो आप बाकी चीज़ें करने लग जाते हैं ना। ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी जो है, बाकी चीज़ों को जो आप करते थे लाइफ में, वो आप करने लग जाइए विदाउट थिंकिंग कि ये आपके साथ कब होगा, कैसे होगा। जस्ट इन योर माइंड यू हैव एक्सेप्टेड दिस डिज़ायर एज योर्स एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू लेट गो। उसको छोड़ दीजिए अपने हाल पे, जब वो आना होगा आपकी 3D रियलिटी में अपने आप आएगी, आपको उसको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन योर माइंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग, इन योर माइंड अगर SP का डिज़ायर है तो इन योर माइंड योर SP इज़ ऑलरेडी योर्स। इस बात को आप अज्यूम करके मान चुके हैं, इस बात को आप तथ्य के तौर पे, फैक्ट के तौर पे मान चुके हैं। ये इस बात का मतलब पॉइंट होता है जहाँ पर आपको लेट गो करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं ज्योति भॉय का। दी प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर बताना प्लीज़। स्वीट हार्ट, मैं एक क्वेश्चन लूँगी आपका। आपने ये लिखा है अपनी 3 डिज़ायर को एक साथ विजुलाइज कैसे करें। जो भी आपकी डिज़ायर है, अगर आप कह रहे हैं कि भाई आपको इनकम ज़्यादा चाहिए, आपको वेट गेन ज़्यादा चाहिए, वैसे मैं ये सजेस्ट नहीं करती हूँ कि बहुत सारी मल्टीपल डिज़ायर को एक ही सीन में डालने का कोई पर्पज़ होता है, क्योंकि आपका इस चीज़ से ना डेस्परेशन दिखता है कि आप 3D में कितनी सारी चीज़ों को डेस्परेट चाहते हो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हो जाएं। एज अ क्रिएटर ये आपका काम नहीं है। आपका काम है एक डिज़ायर को प्रॉपरली क्रिएट करना, उसके फुलफिलमेंट को महसूस करना, उसकी डिज़ायर की जो एंड गोल है, जो उसका बिल्कुल विश जो आपकी फुलफिल हो रही है जिस मोमेंट पे, उस चीज़ को इतने लेवल पे आपको महसूस करना कि आपको रियलिटी में और इमेजिनेशन में कोई फ़र्क दिखाई ही ना दे। जब आप इस तरह से चीज़ों को देखते हैं तो उसका विश फुलफिलमेंट आप अच्छे से फील कर पाएंगे, उसको डीपली महसूस कर पाएंगे,
जाएंगे और इस महसूस करने के साथ ही आपके क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी सारी डिज़ायर को अगर आप एक जगह डालेंगे तो फिर आप डेस्परेट हो रहे हैं और फिर वो क्रिएशन मैनिफेस्ट ठीक से नहीं होता है। तो मैं तो सजेस्ट यहाँ नहीं करूँगी, बट जो भी आप चाहते हैं उसका एंड गोल आप सारी चीज़ों में ये देख सकते हैं। सिंपल तरीका, कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो सारी डिज़ायर के फॉर्म में आपको एक एक करके हर बात पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आप इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एस सिंह का, एक अच्छा सीन कैसे सेलेक्ट करें सैट्स के लिए? 1-2 दिन बाद सेम सीन के साथ विजुलाइज करने का मन नहीं करता है। वेल एस सिंह जी, आपको मैं ये बताती हूँ, देखिए जब भी कोई डिज़ायर की आप फुलफिलमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उस डिज़ायर के फुलफिलमेंट से रिलेटेड कई सारे सीन आपके माइंड में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी में आप एक तरफ कहीं कोई पर्सन ये देखता है कि नहीं हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, हम लोग शादी के बाद हनीमून पे जा रहे हैं, हम हनीमून पे अपनी फेवरेट प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। किसी के लिए ये सेटिस्फैक्शन होता है कि वो शादी के तुरंत बाद वो घर पर आए हैं, अपने एसपी के घर पे आए हैं और अभी भी वो जो हैं अपने एसपी के साथ बैठे हैं, फर्स्ट मॉर्निंग टी वो साथ में ले रहे हैं, वो एक उनका सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। किसी के लिए मन में ये है कि नहीं शादी, जैसे अभी किसी ने लिखा कि भाई मैं मैरिज एनिवर्सरी देखता हूँ, तो आप 3, 4, 5 सीन जो भी आप अपने मैनिफेस्टेशन के एंड गोल को इमेजिन करते वक्त विजुलाइज कर सकते हैं, उन तीनों चारों सीन को आप कहीं ड्राफ्ट कर लीजिए और हर एक सीन को 10-10 मिनट का टाइम दीजिए और देखने की कोशिश करिए कि ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि आपको सबसे ज़्यादा फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट किस सीन में महसूस होती है। क्योंकि जो भी सीन आपको फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट के साथ साथ एक्साइटमेंट दे रहा है, फीलिंग ऑफ जॉय दे रहा है, वही सीन आपके लिए परफेक्ट है। अब एक पर्टिकुलर सीन को आप करते करते बोर हो जाते हैं, अगर आप 2-3 दिन के अंदर ही बोर हो जाते हैं तो बोर होने का मतलब तो आप या तो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं तो फिर आपको ये सीन करने का मतलब नहीं बनता, फिर आप इस डिज़ायर के फुलफिलमेंट को इतनी बार महसूस कर चुके हैं कि अब आपका लेट गो करने का पॉइंट आ गया है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि आपका डिज़ायर्ड सीन आपको सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं रहा है, आप उसको सिर्फ सैट्स की टेक्निक आपने सीखी है इसलिए आप उस सीन को कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आपको सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं रहा है, इसलिए आपका माइंड जो है उसको देख देख के बोर होने लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब 3D में आते हैं तो उस डिज़ायर का लैक अभी भी महसूस कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों में आपके साथ क्या है वो चीज़ आप मुझे बताइए, और मैंने दोनों का ही आंसर आपको दे दिया कि भाई सारे सीन्स को एक तरफ निकाल के और फिर आप हर एक सीन को प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको बेस्ट सेटिस्फैक्शन किस सीन से मिल रहा है, वो सीन आप अपने सैट्स के दौरान आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्लासी लाइफ का, हाउ टू मैनिफेस्ट अ जॉब आउटसाइड इंडिया, आई एम वेरी स्पेसिफिक टू द कंपनी एंड कंट्री। नो प्रॉब्लम, देन इमेजिन दैट यू हैव रिसीव्ड एन ऑफर लेटर फ्रॉम दैट कंट्री and you have received an offer letter again from that same company where you want to get a job, and that company is asking you to join their company for that particular position at that particular salary package. This is what you are going to imagine. So imagine the company logo, imagine your name on that offer letter, and imagine that this particular package has been given to you and this is your end scene. तो इसमें आपको particular इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन का रूल हर डिज़ायर पे एक जैसा होता है, which is your end goal. If your end goal is to manifest a job outside India, then imagine that you are getting a job from outside of India. Which company? You already have that company in your mind. Imagine the logo of that company, imagine your name on that offer letter of the company, and imagine the job position that you have been asked to join in that company at that particular package. This is your end scene. इसको आप imagine करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हेमलता जी का, मैम मैं अपने लाइफ में अननोन लाइफ पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करूं शादी के लिए? मैंने अभी ये क्वेश्चन कुछ टाइम पहले अभी इसी Q&A में मैंने किसी का आंसर दिया है, जिनको डॉक्टर, लॉयल, केयरिंग पार्टनर चाहिए था, उनका भी अननोन पार्टनर था, मैंने उनका आंसर दिया है। आपका भी क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, प्लीज़ उस आंसर को एक बार दोबारा से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं करमजीत का, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव मनी एफर्मेशन फॉर अबंडेंस? द एफर्मेशन विच गिव्स यू द
most satisfaction that your desire is already fulfilled, that is the most effective affirmation for you. मैं आज आपको कहूँ you can say I am the money magnet, but you don't feel it. If I say that I am a multimillionaire, start saying that, but you don't feel it, this is not a powerful affirmation for you. For you. क्योंकि आपके माइंड में मनी की डेफिनेशन क्या है, आपके माइंड में अबंडेंस की डेफिनेशन क्या है, वो आप डिफाइन करेंगे. तो जो भी एफर्मेशन आप अपने लिए बनाएंगे, उस एफर्मेशन को जब भी आप बोलें तो आपके मन में सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपकी हो चुकी है. ये चीज़ पे आपको फोकस करना है. जो दुनिया कह रही है उस पर फोकस मत करिए. अबंडेंस से आपका क्या मतलब होता है, अबंडेंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं, उस चीज़ को पहले आप अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आइए और उसके फुलफिलमेंट को सोचिए. और जब वो फुलफिलमेंट आपके माइंड में क्रिएट हो चुका है, अब उसका एफर्मेशन पेन डाउन कर लीजिए. सिंपल सी बात है. ओके, अगला क्वेश्चन है रूपल सोलंकी का. मैम, मैं सैट्स में अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाती हूँ, लोटस पोजीशन में अच्छे से इमेजिन कर पाती हूँ, तो क्या कर सकते हैं? वेल, आप सैट्स को कैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लाई डाउन ही करना है. सोने से पहले अगर आप लोटस पोजीशन में बैठ के सैट्स कर पा रहे हैं तो आप लोटस पोजीशन में बैठ के सैट्स कर लीजिए. जब आपका सैट्स कंप्लीट हो जाए, जब आपको विश फुलफिलमेंट की फीलिंग आ जाए, अब आपको वो रिपीटिशन भी मिल गया, अब उसके बाद आप सो जाइए. बस सिंपल सी बात है. फीलिंग जनरेट हो गई, आपने ड्राउजी स्टेट में उस सीन को मैनिफेस्ट करते हुए देख लिया कि जहाँ पर आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही है, आपका हो गया सेट. अब उसमें पोजीशन आपकी क्या है वो मैटर नहीं करता. हाँ, लेट के अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो नींद जो है वो जल्दी आती है. अगर आप लोटस पोजीशन में करने की कोशिश करेंगे तो अगेन डिपेंड ऑन योर बॉडी, डिपेंड ऑन हाउ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग योर सैट्स इन द लोटस पोजीशन, उस पर डिपेंड करता है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगला क्वेश्चन है अमृता वर्षिनी का. मैम, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट ड्रीम हाउस, प्लीज टेल मी हाउ. इमेजिन द क्वालिटीज ऑफ योर ड्रीम हाउस इन योर सैट्स. इमेजिन बीइंग इन दैट ड्रीम हाउस वेयर you are enjoying every bit and every corner of that dream house. Now, what is this dream house for you? कुछ लोगों के लिए ड्रीम हाउस 2 BHK होता है, कुछ लोगों के लिए 5 BHK होता है, कुछ के लिए 2 साइड ओपन होता है, कुछ के लिए 3 साइड ओपन होता है. जो भी आपको चाहिए उसकी क्वालिटीज़ को आप लिखिए. उस ड्रीम हाउस की हर एक चीज़ को, जो भी आप चाहते हैं, ड्रीम हाउस से तो आपको पता ही होगा वो ड्रीम हाउस कैसा है देखने में, उसको आप अपने पेन डाउन करके अपने क्वालिटीज़ को यहाँ पर फीचर कर लीजिए कि दीज आर द थिंग्स विच आई वॉन्ट इन माई ड्रीम हाउस. एंड नाउ स्टार्ट इमेजिनिंग दैट बीइंग in that dream house, how are you going to feel? That's how you can manifest your dream house. अगला क्वेश्चन है मोमिता बनर्जी का. नेविल गोडार्ड सर की रिवीजन टेक्निक की सक्सेस स्टोरी पर वीडियो बना दीजिए. मैम, सर की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मुझे वो आपसे सुननी है. मोमिता जी, अगर आप चाहते हैं नेविल गोडार्ड सर की इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ को सुनना, तो आप मेरा VIP प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर मैंने हर बुक की हर एक सक्सेस स्टोरी को बहुत डिटेल में सुनाया है और बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया है. तो अगर आप A to Z हर एक सक्सेस स्टोरी को सुनना चाहते हैं, आप वहाँ पर जाके, सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, वहाँ पर हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में बताया गया है, तो आप वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप सारी चीज़ें जो हैं वो सुन सकते हैं. अगला क्वेश्चन है शालिनी यादव का. हेलो दी, हाउ आर यू? आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, वाई वी नीड सो मच पेशेंस एंड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड इन दिस मैनिफेस्टेशन जर्नी, एंड थैंक यू दी फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ. स्वीटहार्ट, पेशेंस और अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड, गॉड इज़ नथिंग बट योर इमेजिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस. अगर आप अपनी इमेजिनेशन पे, यानी जो आपके अंदर चीज़ मौजूद है, अगर आप उसके लिए पेशेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, तो लाइफ में जो चीज़ आपको मिलने वाली है, अगर उसमें भी आप पेशेंस नहीं दिखाओगे तो लाइफ जियोगे कैसे? मेरा एग्जाम्पल ये है, अगर एक बेबी बॉर्न होता है तो बॉर्न होने के तुरंत सेकंड के बाद ही वो खड़ा थोड़ना हो जाता है. देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ दैट बेबी टू ग्रो अप. पहले उसको नरिशमेंट चाहिए होता है, पहले वो अपना जो सर है वो उठा के खड़ा हो सके, वो बैठ सके एक जगह पे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सके, उस पर उसका नरिशमेंट चलता है, उस पर उसकी चीज़ों पे वर्कआउट होता है. धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, धीरे धीरे वो क्रॉल करना सीखता है, धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है, धीरे धीरे वो वॉक करना सीखता है, धीरे धीरे वो
वॉक करने के साथ साथ दौड़ना सीखता है, और फिर वो लाइफ में एक बड़ा ग्रो करते करते इंसान बनता है। अगर उस बेबी के अंदर पेशेंस ना हो, वो पैदा होते के साथ ही बोले मेरे को तो मिलियनर बनना था और वो पैदा होते के साथ ही आपके बड़बड़ बड़बड़ करके बोलने लग जाए, डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू गिव हिम हैप्पीनेस? नो, देर इज़ अ रीज़न वाई पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि पेशेंस जब आप रखते हैं अपनी डिज़ायर्स को लेकर, और फेथ रखते हैं, फेथ किस चीज़ में होता है? फेथ उस चीज़ में होता है कि नो मैटर व्हाट द 3D इज शोइंग मी, मुझे पता है जो मैंने क्रिएट किया है वो चीज़ मेरी लाइफ में आएगी ही आएगी। तो आप फेथ किस पर दिखा रहे हैं? अपने आप पर दिखा रहे हैं ना। आप 3D में किसी चीज़ पे फेथ थोड़ा ना दिखा रहे हैं। तो पेशेंस और फेथ आपकी ही भलाई के लिए किया जाता है, ताकि आप इस जर्नी में ग्रो कर सकें। अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं तो आपको स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको स्पिरिचुअली अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करते करते अपने आप को एज कॉन्शियसनेस ग्रो करना है। और उसका सबसे पहला फाउंडेशन यही है कि आपको फेथ इन द अनसीन होना चाहिए, प्लस आपके अंदर डेस्परेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेस्परेशन से किसी का भला नहीं होता है। आज आपको अगर बिरयानी खानी है तो बिरयानी को बनने का जो प्रोसेस है उसमें पेशेंस चाहिए। उसमें जो वहाँ पर शेफ़ बिरयानी बना रहा है ना, वो शॉर्टकट अगर बना के देगा आपको उसका फ्लेवर कभी मज़ा देगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसलिए पेशेंस और फेथ इन द अनसीन रिक्वायर्ड है। आपके कॉन्शियसनेस को ग्रो करने के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यूज़र JR7 समथिंग समथिंग का। नमस्ते मैम, थैंक यू, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया पिछली बार। आशा करती हूँ कि इस बार भी आप रिप्लाई करेंगी। मैम, लोग हमेशा मुझे कह देते हैं कि तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं है, उसको छोड़ दो और मूव ऑन कर जाओ। इसका मिथ और ट्रूथ बताइए, मुझे बार बार मैनिफेस्टेशन में रुकावट डालता है। यूज़र जूनियर जी समथिंग समथिंग, सबसे पहले ये समझिए, लोग जो आपको कह रहे हैं वो आपकी इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन है। आपने डेस्टिनी, जो लोग आपसे ये बात कह रहे हैं ना, उन्होंने डेस्टिनी लिखी है क्या आपकी? किसी ने भी आपकी डेस्टिनी लिखी है क्या? आपकी डेस्टिनी आप खुद बनाते हो। कैसे बनाते हो? अपनी चॉइसेस के हिसाब से। अगर आज आपके लाइफ में आपको ये दिखता है कि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं जिस चीज़ पे फोकस करूं वो चीज़ मेरी लाइफ में आएगी ही आएगी, इस फोकस के साथ जब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं तो आप उसी हिसाब से चॉइसेस बनाते चले जाते हैं, और वही चीज़ अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी डिफाइन करती है। किसी के कह देने से थोड़े ना कोई चीज़ हो जाती है। आप क्या चीज़ में बिलीव करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये मैनिफेस्टेशन में रुकावटें अपने आप बंद हो जाएंगी। अपने आप की इमेज को पावरफुल बनाइए। लोगों की बात में इतनी जल्दी आ जाने पर अगर आप अपने आप को छोटा या लिमिटेड फील करने लग जाएं, इसका मतलब आप अपने से ज़्यादा बाहर वालों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनकी बातों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन मैनिफेस्टेशन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आरती ठाकुर का। थैंक यू सो मच मैम, ग्रैटिट्यूड। रेगुलर लाइफ में मैनिफेस्टेशन को और भी सिंपल और इजी करना हो तो इसे समराइज़ कैसे करें? बस चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, मैनिफेस्टेशन को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। अपनी हर लाइफ के हर मोमेंट को इंजॉय करते हुए मैनिफेस्टेशन करिए। ये जो मोमेंट, जो आज का प्रेजेंट मोमेंट है ना, इसमें आप फ्यूचर के बारे में सोच के 24 घंटा फ्यूचर को इम्पोर्टेंस दे के आप आज को गंवा रहे हैं। तो फ्यूचर को इम्पोर्टेंस तब दीजिए जब उसके क्रिएशन का टाइम है, लेकिन जब ऑलरेडी क्रिएट कर लिया आपने, उसके विश फुलफिलमेंट को महसूस कर लिया, अब इस प्रेजेंट मोमेंट को जीने में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए। आपके पास कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी को, इनकी प्रेजेंस को एंजॉय करिए। ये आपके क्रिएटर होने का सबूत दिखाती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में अपनी उस क्रिएशन के बाद इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है मैनिफेस्टेशन की, कि आप अपनी डिज़ायर से इतना अटैच नहीं है, आप अपनी उस क्रिएटिव पावर को एक्सरसाइज करते हुए अपनी लाइफ को भी जीते हुए चल रहे हैं। ये होता है रियल क्रिएटर का जॉब। ठीक है, तो ये आपको मैंने सिंप्लीफाइड आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन है नीलम वाघेला का, डू यू मेक पर्सनल सब्लिमिनल? मैंने अभी तक सब्लिमिनल की कोई बात की ही नहीं है। जब ये आएगा टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर नीलम जी, ये सभी के लिए इन्फॉर्मेशन होगी। प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। फ़िलहाल अगर नेवल गोडार्ड सर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, विल टॉक अबाउट दैट।
अगला क्वेश्चन लेते हैं हरनब भट्टाचार्य का। नाउ अ डेज अ सेंटेंस इज एवरीवेयर दैट इज delulu is the solulu. So may I think that our imagination is delusion? To persist in imagination means to live in delusion. What is the perspective regarding this? Obviously, whatever delusion you have in your imagination, see, we are trained in the society where we are living, which is your 3D world. Everything is, conceived, everything is perceived as per your 5 senses. ओके जो आप 5 सेंसेस से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं उसको परसीव किया जाता है एज अ रियलिटी, जबकि क्या वाकई में वो रियलिटी है? यानी अगर आप आंखें बंद कर लोगे तो अब तो आपकी 5 सेंसेस काम नहीं कर रही हैं, तो जो इस समय जिस रूम में आप बैठे हो क्या उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? नो, नॉट रियली। सो 5 सेंसेस को हमेशा यहाँ 3D वर्ल्ड में रियलिटी बना के आपके सामने प्रेजेंट किया गया, 5 सेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, और साथ ही साथ आपको ये कहा गया कि सीइंग इज बिलीविंग। हमेशा ये बात कही जाती है ना, वॉट एवर यू सी यू नीड टू बिलीव दिस, राइट? बट इज दिस द ट्रूथ? इट इज नॉट द ट्रूथ। व्हेन इट कम्स डाउन टू मैनिफेस्टेशन यू कैन नॉट सी द थॉट्स, बट absolutely your thoughts are the ones which is creating your 3D reality. So why do you have to invest your time in training your mind that seeing is believing? Instead of that, why can't you start training your brain that imagining is believing? So when you are in imagination, of course you are living a delusional life, but that is what a creator should be doing, because creator is not a part of 3D reality. Creator is a part of 4D reality. Creator is supposed to be in the place of creation. And what is the place of creation? Place of creation is your imaginational world. And imagination world is nothing but the power of God invested in you. Because imagination is unlimited. So the more you'll be, dwelling upon your imagination, the more you'll be living in the state of imagination where you are creating everything that you want in your 3D reality, the faster it is going to present itself in the 3D, because 3D in itself has no power over anything. 3D is just a projector which is reflecting back everything which is created by you in your internal reality. 3D is there to present that reality in its 3D form to you. And in this 3D form, whenever you are experiencing, whenever you want to experience desire in the 3D form, you are acting as the observer. You are not acting as the creator. Creator part का जो काम था वो तो आपने कर दिया ना imagination में. So I think you have got the deep meaning of it, और सभी को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि क्रिएशन के लिए आपको डिल्यूशनल रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3D वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, और वो लिमिटेड चीज़ें सबसे पहले क्रिएट किसने किया है? वो क्रिएट आप ही ने किया है। तो क्रिएशन का काम जो है वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में होता है, और इमेजिनेशन ही सब कुछ है आपका, क्योंकि इमेजिनेशन का पावर और किसी के पास नहीं है। तो जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आप इमेजिनेशन में रहिए, जब आपको वो 3D फॉर्म में चाहिए तो आप ऑब्जर्वर के फॉर्म में यहाँ पर 3D में ऑब्जर्व करने लग जाइए। लेकिन इस पावर को हमेशा दिमाग में रखिए दैट दिस पावर ऑफ क्रिएशन इज विद इन मी, हेंस आई एम एक्सट्रीमली पावरफुल। ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए 3D में लाइफ को जीते जीते, ठीक है। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रवीण सिंह। हेलो मैम, मैं चाहता हूँ आप नेविल सर की हर एक सक्सेस स्टोरी पर वीडियो डालकर हर वीक बस एक वीडियो बनाइए। प्रवीण जी, मैं हर एक वीडियो अपने VIP प्रोग्राम में बनाती हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर मेरा VIP प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हर एक चीज़ हर एक पर्सन के लिए नहीं होती है। हम यहाँ पर नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बट हाँ कुछ जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जैसे मैंने अभी डॉक्टर रॉबर्ट मिलिकन की जो सक्सेस स्टोरी थी मैंने उनको यहाँ पर शेयर किया। उससे पहले वो आई गॉट अ ग्रेट न्यूज़ इन नेक्स्ट 24 आवर्स, वो वाली वीडियो में मैंने एक और जो 52 ईयर ओल्ड लेडी थी मैंने उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर किया। तो ऑफकोर्स मैं ऐसे सक्सेस स्टोरी यहाँ शेयर करती रहूँगी, लेकिन डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको देखना है तो आप VIP प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ डेडिकेटेडली नेविल गोडार्ड सर की हर बुक को मैंने स्पेसिफिकली एक एक चैप्टर को बहुत टाइम दे के वहाँ पर वीडियोज़ बनाई है। एक एक चैप्टर 30 मिनट्स की वीडियो पर बना के, और उसमें हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताया गया है। आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में। तो अगर आप डेडिकेटेडली चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, VIP मेंबरशिप प्रोग्राम इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। बाकी यहाँ पर जब भी मौका आएगा मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज़ यहाँ पर डालती रहूँगी, डोंट वरी अबाउट इट।
अगला क्वेश्चन लेते हैं पूनम पूनम मसरम समथिंग समथिंग का मसराम जी का। मैम अपनी विश से डिटैच कैसे हों? इमेजिनेशन में ज़्यादा ड्वेल करिए पूनम जी। जितना ज़्यादा आप इमेजिनेशन में ड्वेल करेंगे, जितना ज़्यादा इमेजिनेशन में रहेंगे, जितना ज़्यादा उसके विश फुलफिलमेंट के सीन को रिपीट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको ये एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि ये डिज़ायर ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। अब आपका डिटैचमेंट अपने आप होने लग जाएगा। किसी चीज़ को जब आप बार बार खाने लग जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद आप बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, और आप उसको कुछ टाइम के लिए ब्रेक देना चाहते हैं। वही होता है डिटैचमेंट। यहाँ पर भी हम जो प्रैक्टिस करते हैं इमेजिनेशन में अपने विश फुलफिलमेंट को, उस प्रैक्टिस करते वक्त हम बार बार उस विश फुलफिलमेंट के सीन को देखते हैं, और इतनी बार देखते हैं ताकि हम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच जाएं जहाँ पर हम बोर होने लग जाएं उस सीन को देख देख कर, और अब उसके बाद हम उस चीज़ को लेट गो कर देते हैं और उसको 3D में आने का टाइम देते हैं। दैट्स हाउ यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर डिज़ायर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रंजल का। दी आप स्क्रिप्टिंग के बारे में बताने वाली थी। आई एम सो एक्साइटेड स्वीट हार्ट, जस्ट बी एक्साइटेड फॉर 1 more day, 1 or 2 more days। मैं इस वीक में पक्का डाल दूंगी। बस मैं कुछ चीज़ों को लेकर वही अगेन मेरी परेशानी है कि मैं बिजी हो जाती हूँ। जितना डेडिकेटेड टाइम मेरे को देना चाहिए मैं नहीं दे पाती हूँ। सो जस्ट वेट फॉर 1 more day। मैं इस वीक में पक्का आपको दे ही दूंगी स्क्रिप्टिंग का स्टेप बाय स्टेप वीडियो, प्लस साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो हम इस चैनल पर कवर करते हैं, ताकि आपको स्क्रिप्टिंग में करते वक्त कोई परेशानी ना हो। तो जस्ट थोड़ा सा टाइम और रखिए और पेशेंस रखिए, और मैं पक्का ये वीडियो आपके लिए डालूंगी। जिन लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिए गए हैं, प्लीज़ Q&A के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा कीजिए। जब आपके क्वेश्चंस इतने लॉन्ग रहेंगे, वो क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी हर एक स्टोरी को प्रॉपर तरीके से मैं रीड करूँ और उसके बाद उसका सोल्यूशन दूँ। आप अपने क्वेश्चन को क्रिस्प एंड शॉर्ट रखेंगे तो आपको आंसर्स में ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा, और बहुत डिटेल आपको आंसर दिया जाएगा। और रिपीट क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो वो क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, आज भी मैंने ऑलमोस्ट 64 क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ दिए हैं। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल फ्रॉम माई एंड ऑल्सो। और जितने भी लोग इन वीडियोज़ को सुन रहे होते हैं उनका भी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनका टाइम भी मुझे सेव करना होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन मैं हर बार अपने Q&A वीडियो में देती हूँ, और हर बार यही बार प्रॉब्लम आती है। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दीज इंस्ट्रक्शंस। एंड येस, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज का ये एफर्ट पसंद आया, आज के Q&A के आंसर्स आपको पसंद आए और आज आपने कुछ लर्न किया, तो प्लीज़ इस एफर्ट को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, आज का टेक अवे क्या था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ नेवल गोडार सर से रिलेटेड बहुत सारी लर्निंग, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, ताकि आपकी लाइफ बहुत आसान रहे जब भी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आप नेवल गोडार सर की टीचिंग को बहुत डिटेल फॉर्म में लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं हर एक बुक को नेवल गोडार सर की चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही प्रोसेस के साथ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बहुत डिटेल तरीके से हिंदी में समझाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर मैं हर हफ्ते कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन चैलेंज जो है वो हम लेकर आते हैं। तो अभी जैसे हमने 2 चैलेंज रिसेंट में कंप्लीट किए हैं, बहुत लंबे 4 वीक्स के चैलेंज थे। एक हमने ग्रैटिट्यूड चैलेंज कवर किया, एक हमने मैनिफेस्टेशन चैलेंज जो सीरीज़ था, कोई भी डिज़ायर अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसका चैलेंज मैंने कवर किया है। स्टेप बाय स्टेप उसमें हर चीज़ बताई है बहुत डिटेल फॉर्म में। तो आपको वो भी इनबिल्ट पैकेज मिलता है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है VIP मेंबरशिप प्रोग्राम का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन से जस्ट पहले ज्वाइन बटन है, आप उसको जब क्लिक करेंगे तो बाकी की गाइडलाइंस आपको YouTube दे देगा। और अगर किसी का ज्वाइन बटन करने के बाद भी अमाउंट कट गया है, कुछ हो गया है, तो अगर वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, मैं आपको बता दूं ये मेरे एंड से नहीं होता है, ये YouTube के एंड से होता है। तो आप अपने बैंक में एक बार बात कर सकते हैं कि मेरा अमाउंट यहाँ से डिडक्ट हो गया है, लेकिन जो सर्विस मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो वो ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर देंगे और आप कोई दूसरा मेथड ऑफ पेमेंट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए और बहुत ही स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये थे आज के Q&A। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो, और अब मैं मिलूंगी आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।